नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। अच्छा लगता है ये देखकर कि धीरे धीरे ही सही आप इस नए चैनल को सराहना भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और मुझे कमेंट करके बता भी रहे हैं। और सबसे अच्छा लगता है जब आप लोग सजेस्ट करते हैं, जब आप लोग कोई सजेशन देते हैं तो डेफिनेटली मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं उस पर अमल करूँ। और जो कमेंट्स आपके आए हैं उन कमेंट्स को मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर उनका नाम ज़रूर पढ़कर बताऊंगी। और बने रहिए वीडियो में। और इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ जी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि चैनल आखिर आपको कैसा लगता है। तो ये तो रही हमारी और आपकी बात। अब चलते हैं आज की वारदात पर। आज की वारदात जो है कोई पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है, क्योंकि मेरे टाइम की बात है और मेरे सामने की बातें हैं, तो इसलिए आज एक ऐसा केस आपके साथ डिस्कस करूंगी जिस केस में घर वाले ही एक्शन नहीं लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात 2006 की है। 2006 में एक सुबह एक परिवार है, सोकर उठता है तो देखता है कि उस परिवार की जो छोटी बेटी है वो घर पर नहीं है। अब जब वो देखते हैं कि उनकी छोटी बेटी जो है वो घर पर नहीं है तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है और बहुत ज़्यादा खलबली मच जाती है कि आखिर गई कहाँ। पहले तो वो आसपास देखते हैं, आसपास देखने के बाद फिर देखते हैं कि जब कहीं भी नहीं है तो फिर वो उसको आस पड़ोस में भी देखते हैं, लेकिन उनकी लड़की कहीं नहीं मिलती। और वो पुलिस के पास ना जाके पहले अपने तरीके से छानबीन करना चाह रहे थे और वो इसीलिए आस पड़ोस में भी देखते हैं और अपने जो रिलेटिव होते हैं, जो आस पड़ोस वाले होते हैं, उनको बोलते हैं और सारे जो मोहल्ले वाले हैं वो उसको ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन उस लड़की का कहीं पता नहीं होता। क्योंकि मैं यहाँ पर फैमिली में से किसी भी इंसान का नाम नहीं ले रही, उसका रीज़न ये है कि वो ये जो केस है ये केस पुलिस स्टेशन तक गया ही नहीं। क्यों नहीं गया है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी और बहुत दर्दनाक स्टोरी है। तो जब ढूंढते होते हैं तो एटलीस्ट 4-6 घंटे तक ढूंढते रह जाते हैं उस लड़की को और लड़की का पता नहीं चलता। लेकिन उसके बाद एकदम से एक खबर आती है कि एक तालाब है, वहाँ पर तालाब में उस लड़की की डेड बॉडी तैर रही होती है। सब लोग फटाफट वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि उसकी डेड बॉडी वहाँ पर है। तो वो लोग डेड बॉडी को निकालते हैं और निकालने के बाद वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पहले उसमें समझ जाते हैं कि या तो ये सुसाइड केस है या मर्डर केस है। तो इसलिए वो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जब पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो पुलिस मौका वारदात पर आ जाती है और उस सिचुएशन में जाके पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम भी आनन फाना नहीं होता है। कोशिश ये की जाती है कि पोस्टमार्टम को रफा दफा किया जाए और फॉर्मेलिटी के तौर पर पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के दौरान जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट दिल दहलाने वाली होती है। रिपोर्ट में गैंगरेप उस बच्ची के साथ हुआ होता है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस कहती है, पुलिस अपनी छानबीन करना चाहती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है और जब घर वालों से कहा जाता है कि आप इसकी FIR करवाइए, तो जो घर वाले होते हैं वो FIR करवाने से मना कर देते हैं और पुलिस उन पर दबाव भी डालती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो इज्जत का हवाला देके, वो अपनी इज्जत का वो देखे कि हमारी इज्जत का सवाल है और हम नहीं चाहते कि हमारी इज्जत का ढिंढोरा पीटा जाए, और इसलिए वो FIR करते ही नहीं हैं और इन्वेस्टिगेशन वहीं ठंडे बस्ते में शांत हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि घर वाले ही इनिशिएट नहीं लेते। अब यहाँ तो बात आती है कि घर वालों ने मना कर दिया, लेकिन ये पूरी स्टोरी होती कहाँ है। अब उसके बाद कहानी सामने आती है कि आखिर कहानी थी क्या। वो जो लड़की थी जिसकी मौत हुई थी, 21-22 साल की लड़की थी। परिवार में मिडिल क्लास फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके 4 बच्चे होते हैं, 2 बेटे और 2 बेटी। सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी होती है MP में। और ये कहानी, ये जो वारदात है, ये वारदात है UP में एक डिस्ट्रिक्ट है महोबा डिस्ट्रिक्ट के एक एरिया की कहानी है।
बड़ी बेटी की शादी हो चुकी होती, अब छोटी बेटी और 2 बेटे, घर में टोटल 5 लोग, माता पिता और 3 बच्चे रह रहे होते हैं। बेटी जो है वो चुलबुले स्वभाव की होती है, पढ़ने में तेज होती है, डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन वहीं पर चुलबुले स्वभाव की होती है। और इसी के चलते एक समय उसकी जो फ्रेंडशिप है अपने ही मोहल्ले के एक मुसलमान लड़के के साथ हो जाती है। हम उम्र था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसके साथ उसकी दोस्ती होती है, नंबर एक्सचेंज होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि लड़की के पास फ़ोन नहीं होता, सिर्फ लड़के के पास फ़ोन होता है उस समय पर, क्योंकि उस समय पर 2006 में आप समझ लीजिए, 2006 में क्वार्टी कीपैड वाले वो फ़ोन चलते थे, टच तो चलते नहीं थे। तो उस टाइम पे हर किसी के पास फ़ोन होते भी नहीं थे। अब वो 22 साल की बच्ची है, उसके पास फ़ोन कहाँ से आया। और वैसे भी लोग ज़रूरी नहीं समझते थे, जब घर में लैंडलाइन लगा होता था या फादर के पास मोबाइल होता था तो लोग नहीं ज़रूरी समझते थे कि घर में हर किसी के पास मोबाइल होना चाहिए। तो उन्होंने भी अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दिलवाया था। इसके बाद एक बार वो सारे रिलेटिव, वो लड़की, उसके मम्मी पापा, उसके भाई दोनों और उसकी मासी की बेटी और बाकी उसके मामा वगैरह, पूरा परिवार जो है वो एक जगह घूमने के लिए जाता है, उज्जैन। जब उज्जैन घूमने के लिए जाता है तो रास्ते में वो क्या करती है कि जो उसकी मासी की बेटी है वो वर्किंग होती है, एक कॉलेज में प्रोफेसर होती है, तो उसका फ़ोन जो है वो साइलेंटली चोरी कर लेती है। चोरी क्या कर लेती है, उसको ज़रूरत थी तो वो साइलेंटली अपने पास रख लेती है। जब वो फ़ोन रख लेती है तो ढूंढना शुरू करते हैं कि फ़ोन आखिर है कहाँ। फ़ोन वो कर देती है साइलेंट मोड पर, और उसके बाद ढूंढते रहते हैं, फ़ोन मिलता नहीं है और बात आई गई हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा कोई बॉदर करता नहीं है कि चलो कहीं गिर गया होगा, ट्रेन में थे, ट्रेन में गिर गया होगा, तो इसलिए ज़्यादा कोई बॉदर नहीं करते हैं। अब उसके बाद ये सिलसिला जो है, ये जो फ़ोन वाला मैटर है, ये फ़ोन वाला मैटर हुए भी एटलीस्ट कम से कम 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने के बाद एक सुबह आती है और सुबह सुबह जो लड़की के फादर हैं वो उस फ़ोन को उस लड़की के पास देख लेते हैं। जब उस लड़की के पास फ़ोन देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ये फ़ोन कहाँ से आया, ये तो फ़ोन तुम्हारी कज़न का है। तो वो कहती है नहीं, और ऐसे ही मेरे पास आ गया था, मुझे पता नहीं चला। अब जिस तरीके से वो बहाने बनाती है, उसने बहाना बनाया कि ये फ़ोन जो है इस तरीके से नहीं आया था। अब फादर क्या करते हैं, फादर साइलेंटली फ़ोन लेते हैं और फ़ोन को खंगालना शुरू करते हैं। जब फ़ोन को खंगालना शुरू करते हैं तो एक नंबर है जो बार बार रिफ्लेक्ट करता है। जब उस नंबर को वो डायल करते हैं तो वो नंबर जो होता है वो नंबर होता है उस लड़के का। चूँकि मोहल्ले की बात थी तो मोहल्ले में हर कोई एक दूसरे को जानता है, तो वो भी उस लड़के को जानते होते। तब पता इस तरीके से पता लगता है, जब वो पूछते हैं तो पता चलता है कि लास्ट 1.5-2 साल से उनकी बेटी का उस मुसलमान लड़के के साथ अफेयर था। वो डांटते हैं, फटकारते हैं, जिस तरीके से समझा सकते हैं, वो जितना स्ट्रिक्ट हो सकते हैं वो होते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारा उस लड़के से दोबारा बातचीत मत करना, दोबारा उससे बातचीत नहीं करनी होनी चाहिए, और यहीं पर इस चीज़ को ख़त्म कर दो। और वो फ़ोन को लेते हैं और फ़ोन को तोड़ देते हैं। चूँकि लड़की जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन में होती है, वो बहुत मतलब एक ट्रू रिलेशन कह सकते हैं, घंटों घंटों बातें होती हैं, दोनों लाइफ को एक साथ स्पेंड गुजारने की, लाइफ एक साथ गुजारने की बात करते हैं। लेकिन चूँकि आप समझिए, यूपी में महोबा डिस्ट्रिक्ट एरिया बहुत ही इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड एरिया नहीं है, इतना ज़्यादा कि हम इंटर कास्ट तो ठीक है, इंटर रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकें, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सेम उसके फादर के साथ भी होता है, जहाँ पर लव मैरिज एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं और वहाँ पर इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट तो बहुत बड़ी बात है, इंटर रिलीजन तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है और वहीं पर ही उस लड़की को समझ आ जाता है कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बाद उस रात क्या हुआ, उस रात को वो लड़की उस तालाब तक कैसे पहुंची, ये आज भी एक मर्डर मिस्ट्री है, किसी को नहीं पता। लेकिन जब सुबह वह उसके फादर उठते हैं तो देखते हैं कि उसकी बेटी जो है वो घर पे नहीं है, घर पे गायब है। ढूंढा जाता है और ढूंढने के बाद जब घंटों ढूंढा जाता है तो घंटों ढूंढने के बाद उनकी बेटी की सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी मिलती है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो
इस बात पे दर्द होता है कि पेरेंट्स, मैं कहती हूँ मतलब पेरेंट्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ही मना कर देते हैं कि हमें केस ही दर्ज नहीं करवाना। तो ये जो मिस्ट्री है ये हमेशा ठंडे बस्ते में ही रहती है। लेकिन हाँ, पोस्टमार्टम से ये ज़रूर क्लियर होता है कि उस लड़की का गैंगरेप हुआ और गैंगरेप के बाद उसको मारा गया है। लेकिन उसके बाद भी कोई बॉदर नहीं करता और किसी को नहीं समझ में आता कि आज आखिर उस लड़की को भी इंसाफ मिलना चाहिए। ना केस फाइल होता है और ना ही किसी को उस लड़की पर तरस आती है। ये थी वारदात। मेरे को आज की कहानी बताने का मकसद ये नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करना चाहती हूँ या मैं किसी के, कहते ना, घर के मैटर को बाहर लेके आना चाहती हूँ। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि उस लड़की को भी इंसाफ मिलना चाहिए था। उसको भी पूरा हक है कि उसके बारे में पता तो चले आखिर कि उस रात हुआ क्या था और गैंगरेप किया किसने। बहुत इजीली इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी, बहुत इजीली इस केस के क्लोजर तक पहुंचा जा सकता था। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये एक केस है, पता नहीं कितने केसेस हैं जिनके बारे में लोग इज्जत का हवाला देके इन्वेस्टिगेशन ही रोक देते हैं, केस ही नहीं करते हैं। इतनी भयावह स्थिति है एक्चुअल में हमारे देश की। और ये एक केस नहीं है, आप कितने केसेस ऐसे देखिए, अपने आसपास देख लीजिए, अपने आप एटलीस्ट आवाज़ उठाई जानी चाहिए, बात होनी चाहिए। अदरवाइज कितने ऐसे केसेस हैं, कितने ऐसे अनसुलझे केसेस हैं जिनमें कभी इंसाफ होता ही नहीं है और यूं ही अनसुलझे केसेस रह जाते हैं। उसमें पुलिस भी बेबस हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पुलिस काम करना चाहती है लेकिन घर वाले ही एक्शन नहीं लेना चाहते। ऐसी सिचुएशन में पुलिस भी क्या करे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आवाज़ उठनी चाहिए। जागो इंडिया जागो, बात यहीं आती है। क्योंकि एक रिलेशन होना अलग बात हो जाती है, लेकिन क्राइम बहुत ही भयावह होता है और वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ना किसी लड़के के साथ, ना किसी लड़की के साथ। तो ये थी पूरी कहानी। जब मैंने सुनी तो दिल झकझोर दिया, सीरियसली अंदर तक मैं हिल गई थी कि उस लड़की ने कितना दर्द सहा होगा। पर हम सब मजबूर हैं। पर इतना ज़रूर है कि आवाज़ उठनी चाहिए, हमारा आज जागना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वारदात। कहानी कोई और थी लेकिन आज मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि मैंने जब सुनी तो मेरा खुद का अंदर से दिल दहल गया था। तो मुझे लगा कि आप लोगों तक भी पता होना चाहिए कि अगर अपने आसपास कोई ऐसी वारदात या ऐसा क्राइम देखते हैं तो प्लीज़ आवाज़ ज़रूर उठाइए, सब साथ दीजिए उस परिवार का भी और उन इंसानों का भी जो इस भयावह स्थिति से गुजरते हैं। बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अब बात वही आती है कि आपके कमेंट्स का। आपने बहुत सीरियसली कम है लेकिन कमेंट्स हैं और मुझे बहुत इनकरेज भी किया है, वो मुझे बहुत मोटिवेट भी किया है। तो सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद कहूँगी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया है, जिन्होंने मेरे चैनल को ग्रेट जॉब करके एक इनकरेज किया है। तो है रजनीश कुमार जी और अजय पांडे जी। दोनों ने मुझे बोला है कि एक सुंदर प्रयास है चूँकि चैनल नया है और ग्रेट जॉब। तो थैंक यू सर, आप लोगों ने कम से कम मेरे इस प्रयास को सराहा और मुझे अच्छा लगा। उसके बाद एक संजीव कुशवाहा जी हैं, तो उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि आप माइक ज़रूर पहनिए, वॉइस क्लैरिटी अच्छी होगी। तो देखिए मैंने माइक पहना हुआ है, आपकी बात मैंने मानी है। तो आई होप कि जो मेरी वॉइस क्लैरिटी है वो अब क्लियर होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब क्लियर है या अभी और भी कुछ करने की कुछ एक्स्ट्रा कुछ और सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद मनीष मिश्रा जी हैं, तो मनीष मिश्रा जी ने मुझसे पूछा है कि ये क्या आपका चैनल जो है वो न्यू है। तो डेफिनेटली इट्स अ न्यू चैनल और आप लोग जितना सहयोग दे रहे हैं अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दीजिए ताकि मैं भी इस चैनल को और आगे तक ले जा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो मैसेज है वो स्प्रेड कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सचेत कर सकूं। क्योंकि मेरा मकसद बताना ही नहीं बचाना भी है। मैं चाहती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को सतर्क रहें कि क्राइम कभी भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसमें हम कैसे सतर्क रह सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों कमेंट करते रहिए, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का।
सजेशंस का भी कम वेट करूँगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।